हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप? चलिए शुरू करते हैं। मेरा प्यार बढ़ेगा आपके लिए। एहसास गुस्से में बाहर की तरफ जाने लगती है, लेकिन आर्यन उसे रोक लेता है। दीदू प्लीज गुस्सा मत करो। गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं है और आपको पता है ना आज क्या है। आर्यन उसे मासूमियत से देखते हुए कहता है। एहसास खुद को शांत करती है और ऊपर की तरफ चली जाती है। अब एलिना जी के मन में कुछ चल रहा था। वो माहौल को खुशनुमा करते हुए कहती है, सॉरी एवरीवन, प्लीज आप लोग चलकर हॉल में बैठे। सभी हॉल में चले जाते हैं। अमरेंद्र अंकल, हम चाहते हैं कि इनायत और पर्व की सगाई अगले सप्ताह ही करवा दें। रणवीर जी कहते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। अमरेंद्र दादू कहते हैं। सभी खुश हो रहे थे। वैशाली जी तुरंत ही इनायत को चुन्नी ओढ़ाने की रस्में कर देती है। सभी बहुत खुश हो रहे थे। इनायत बेटा, हम चाहते हैं कि आप कल हमारे साथ चलकर मॉल से अपने लिए सगाई के कपड़े देख लें। विभा दादी कहती है। इनायत हाँ में सिर हिलाती है। इधर पार्थिक लगातार किसी से बातें कर रहा था। इतने में एहसास दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे आती है और सीधे बाहर की तरफ भागती है। यीशु, कहाँ जा रही हो? केशव जी चिल्लाते हैं। बड़े पापा, मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था और मैं भूल गई कि आज ही उसका इंटरव्यू है। एहसास कहती है, व्हाट, किस कंपनी में अप्लाई किया है तुमने? और तुम्हें इसकी जरूरत क्या है? तुम हमारे कंपनी में भी जॉब कर सकती हो। केशव जी कहते हैं, नहीं बड़े पापा, आपको पता है न, मुझे अपनी खुद को कंपनी बनानी है और इसके लिए मेरे पास स्किल होने की जरूरत है, जो मुझे दूसरे कंपनी में जाकर ही मिलेगी। वरना आपकी कंपनी में गई तो सब मुझे एज अ एम्प्लॉय नहीं बल्कि कंपनी के बॉस की बेटी समझकर ट्रीट करेंगे, जो मुझे एहसास कहती है। अच्छा, ये तो बताओ कि कौन सी कंपनी के अप्लाई किया है तुमने? केशव जी पूछते हैं। सेंसेशन ग्रुप ऑफ कंपनी में। सुना है वहां का बॉस काफी स्ट्रिक्ट है और एकदम पंक्चुअल है। अब मैं चलती हूँ, एहसास कहती है और भागते हुए बाहर की तरफ चली जाती है। वहीं बस सभी उसे जाते हुए देख रहे थे। यीशु ने जिस कंपनी का नाम बताया वो तो तुम्हारी है न पार्थिक? केशव जी पूछते हैं। पार्थिक हाँ में सिर हिलाता है। ये देखो बॉस यहाँ बैठा है और हमारी मैडम जी इंटरव्यू देने गई है। इतिश कहता है, अंकल मैं भी चलता हूँ। पार्थिक कहता है, हाँ जाओ, वरना तुम्हारे बिना इंटरव्यू कौन लेगा? पर्व कहता है। पार्थिक उसे घूरते हुए वहां से निकल जाता है। बाहर जाते ही वो किसी को कॉल करता है और कुछ ऑर्डर देता है। वहीं उर्वशी, जो मौके की तलाश में थी, वो पार्थिक को अकेले देखकर उसके तरफ बढ़ती है और धीरे से कहती है, मिस्टर सूर्यवंशी, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? क्या आप अंदर हुए तमाशे से ऊब गए हैं? पार्थिक कुछ नहीं बोलता है। मिस्टर सूर्यवंशी प्लीज, आप एहसास की बातों का बुरा मत मानिएगा। वो हमेशा से ऐसी ही है। वो किसी से भी ऐसे ही बात करती है। वो बुरी नहीं है, लेकिन क्या है न, वो एक बड़े घर की बेटी है, इसलिए वो आसानी से किसी को भी बुली कर देती है। मुझे तो इसकी आदत है, उर्वशी एकदम से मासूम बनते हुए कहती है। पार्थिक उसके तरफ पलटता है और अपने कानों में से ईयरबड्स निकालकर उर्वशी की तरफ देखते हुए कहता है, आप कुछ कह रही थी मिस? उसके ऐसे बोलने से उर्वशी के तो जैसे पर निकल आते हैं। वो खुद को उसके साथ इमेजिन करने लगती है, लेकिन उसका इमेजिनेशन टूट जाता है जब पार्थिक अपनी कोल्ड आवाज में बोलता है, डोंट चेस मी अदरवाइज आई एम नॉट सेंट, आई विल किल यू। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। उर्वशी तो बस सदमे में खड़ी उसकी आवाज ही सुन रही थी। इधर एहसास इस वक्त इंटरव्यू रूम में बैठकर इंटरव्यू दे रही थी। काफी देर के बाद इंटरव्यू लेने वाला आदमी कहता है, मिस राठौर, आपको कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एहसास थैंक यू बोलकर वहां से चली जाती है। एहसास वहां से निकलकर कहीं जाती है, इससे बेखबर कि कोई उसकी परछाई बनकर उसके साथ चल रहा है। एहसास एक कैफे में जाती है जहां वैभव, पराग, रिद्धिमा और एक लड़की के साथ बैठे हुए थे। हेलो गाइज, एहसास कहती है। सभी उसे हेलो बोलते हैं। बेब, तूने मुझे इनसे आज तक इंट्रो नहीं करवाया, एहसास कहती है। ओह सॉरी, बड़ी अजीब बात है न, इतने दिन होने के बावजूद भी मैंने तुम दोनों का इंट्रो नहीं करवाया। वेल, इनसे मिल, ये है मेरी फियोंसी सुरभि और सुरभि ये मेरी बेस्टी एहसास। तुम इसे मेरी हाफ गर्लफ्रेंड भी मान सकती हो, वैभव कहता है। उसकी बातों से सभी हंसने लगते हैं। यीशु, तूने हमें यहाँ बुलाया क्यों है? वैभव पूछता है। ओह हाँ, मैंने यहाँ तुम लोग को ट्रीट देने के लिए बुलाया है। इन दिनों तुम चारों ने मेरी बहुत हेल्प की, तो ट्रीट देना तो बनता है न, एहसास कहती है। सभी उसकी बातों से हैरान हो जाते हैं। डार्लिंग, तूने हमें यहाँ ट्रीट देने के लिए बुलाया है, काफी अजीब बात है न ये? वैभव कहता है। चल, ज्यादा नौटंकी मत कर और चुपचाप जो खाना है वो ऑर्डर कर।
एहसास कहती है, ठीक है मेरी माँ। वैभव हंसते हुए कहता है, अले अले मेरा बच्चा। एहसास एकदम से फनी वे में कहती है जिसे सुनकर सभी हंसने लगते हैं। वहीं पराग और रिद्धिमा को वो दिन याद आने लगता है जब एहसास ने ऐसा ही वर्ड उनके लिए बोला था। दूसरी तरफ आर्यन लगातार एहसास के कमरे में आज काले काले पर्दे लगा रहा था। वो हर ऐसी संभव कोशिश कर रहा था जिससे बाहर की भी चीज अंदर न दिखाई दे और नहीं अंदर की चीजें। वो हर तरफ की चीजों को बार बार उलट पलट कर देख रहा था। वो कमरे से हर एक नुकीली चीज को बाहर कर रहा था। आर्यन, आज किसी भी तरह से तुम्हें दीदू को हैंडल करनी होगी। आज उन्हें किसी भी बहाने से बाहर नहीं जाने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और नहीं किसी को उनके बारे में किसी को पता चलनी चाहिए, आर्यन खुद से कहता है। इधर पार्थिक अपने ऑफिस में बैठे अपने टैब में एहसास को देख रहा था। मैं भी देखता हूं तुम कब तक ये भूलने का गेम खेलती हो मिसेस पार्थिक अहलूवालिया। भले ही आप मुझसे कितनी भी नफरत करें, मुझे न पहचाने, लेकिन आपके लिए मेरा प्यार कम नहीं होगी बल्कि दिन ब दिन बढ़ेगी ही। और एक न एक दिन आप मेरे पास लौटकर जरूर आएंगी। और उसी दिन मैं उन सभी को एक ऐसी मौत दूंगा कि उन्हें अगले जन्म लेने के नाम पर ही रूह कांप जाएगी, पार्थिक खुद से कहता है। एहसास की डरावनी रूप। शाम के वक्त सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। एहसास आती है और चुपचाप ऊपर की तरफ जाने लगती है। तभी केशव जी की आवाज सुनाई देती है, इंटरव्यू कैसी गई यीशु? अच्छी गई बड़े पापा, एहसास कहती है और सीधे ऊपर की तरफ चली जाती है। जब वो अपने कमरे में जाती है तो उसका पूरा कमरा अंधेरे में डूबी हुई थी। व्हाट द हेल, ये सब क्या है? मेरा कमरा मेरा लग क्यों नहीं रहा है? एहसास खुद से कहती है, क्योंकि मैंने इसे बदल दिया है दीदू। आज से 15 दिनों के लिए, आर्यन पीछे से आते हुए कहता है। आपने ऐसा क्यों किया आरू? एहसास पूछती है। दीदू आप भूल गई कि आज क्या है? आर्यन बोलता है, क्या है आज? एहसास सोचने लगती है। दीदू आज पूर्णमासी है और आज के चांद की किरणें आपके लिए काफी खतरनाक है। और मैं नहीं चाहता कि आपका राज किसी को पता चले, आर्यन कहता है। उसके इतना बोलते ही एहसास को याद आता है कि आज की दिन सच में उसके लिए काफी खतरनाक है। आज के रात की एक एक पल उसके लिए दर्दनाक है। वो धम्मस से बेड पर बैठ जाती है। ओ माय गॉड, मुझे कैसे याद नहीं रहा कि आज कौन सा दिन है? अगर किसी को पता लग गई तो? नहीं नहीं, मैं किसी को पता नहीं लगने दे सकती हूँ। आरू, आप न जल्दी से कमरे से बाहर जाओ, एहसास बेचैन होते हुए कहती है। नहीं दीदू, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बल्कि आपके साथ ही रहूंगा। मुझे पता है आपको कैसे शांत करनी है, आर्यन कहता है। ओह गॉड, मुझे किसी भी तरह से आर्य को यहाँ से भेजना होगा, वरना मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी और उसे होम कर सकती हूँ, एहसास अपने मन में कहती है और फिर चुपचाप बाथरूम में चली जाती है। लगभग आधे घंटे के बाद वो बाहर आती है अपनी नाइट गाउन पहनकर। रात के 12 बज रहे होंगे। पूरी शहर सुनसान हो चुकी थी। हर तरफ चांद की शीतल छाया बरस रही थी। जहां पूरी शहर चैन से हो रहा था, वहीं राठौर मेंशन के एक कमरे में कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। कमरे के अंदर दो लोग थे, एक आर्यन और दूसरी एक डरावनी सी दिखने वाली लड़की। बड़ी बड़ी दांत, खून से भरी हुई मुंह, बिखरे हुए बाल, लंबे लंबे नाखून, एकदम काले कपड़े जो पुराने जमाने के युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों के होते हैं। फूल बाजू के वो कपड़े जो घुटनों से नीचे तक थे, पैरों में गमबूट्स। वो लड़की काफी अजीब लग रही थी। आरू जाओ यहाँ से, वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है। उसकी आवाज भी एकदम डरावनी थी। नहीं दीदू, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, आपको ऐसे दर्द में नहीं रख सकता, आर्यन चिल्लाते हुए कहता है। आरू जाओ बेबी यहाँ से, मैं ज्यादा देर खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, मैं आपको होम कर सकती हूँ, बेबी जाओ यहाँ से, वो लड़की यानी कि एहसास दर्द को सहते हुए कहती है। दर्द की लकीरें उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। वो अपने नाखूनों को अपने हथेलियों में धंसा रही थी। उसके पैर बार बार आर्यन की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन एहसास खुद को दर्द देखकर अपने आप को उसकी तरफ बढ़ने से रोक रही थी। आर्य बेबी गो, एहसास जोर से कहती है और नीचे जमीन पर गिर जाती है। आर्यन के आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। दीदू आप मेरे ऊपर हमले करके खुद को शांत कर लो, लेकिन इतना दर्द बर्दाश्त मत करो, आर्यन कहता है। नहीं, मैं आपको होम नहीं कर सकती, एहसास कहती है और अपने हाथों को दीवार पर जोर से मारती है। उसके हाथों से खून गिरने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक जंगल में एक बड़ा सा सफेद सांप अपने आप को चांद की रोशनी से नहला रहा था। उसके सिर पर एक डायमंड चमक रही थी। अचानक ही वो सांप एक इंसान का रूप ले लेता है, एकदम सफेद कपड़े पहने हुए, पीछे से लंबे बाल जो एकदम सफेद थे, गुलाबी होठ, सुनहरी आंखें, बर्फ जैसी सफेद स्किन।
उसके माथे पर एक पट्टी जिसमें एक सफेद डायमंड लगे हुए थे। उस शख्स का चेहरा नहीं दिख रहा था। वो शख्स चांद को देखते हुए कहता है, जितनी शीतलता इस चांद में है और जितनी खूबसूरती इस चांद में है, उससे ज्यादा शीतलता और खूबसूरती मेरी स्नो वाइट में है। लेकिन क्या करूं, उसके सामने रहकर भी उसे मैं सच नहीं बता सकता, क्योंकि उसके दिल में मेरे लिए नफरत भरी हुई है। इतनी नफरत कि मैं बता नहीं सकता। ये सब एक गलतफहमी से हुई है, एक गहरी खेल और एक गहरी साजिश, जिसमें हम सही उलझे हुए थे। लेकिन इस चक्रव्यूह को तोड़ने का नियम पता कर लिया है मैंने। बस एक बार तुम्हारे दिल से मेरे लिए नफरत खत्म हो जाए, उसके लिए मुझे कुछ भी करनी पड़े। वो शख्स कहता है। अचानक से वो अपने दिल पर हाथ रख लेता है। आह, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्या मेरी स्नो वाइट किसी दर्द में है? वो अपने हाथों से जादू करके एहसास को देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखता। उसके कमरे में इतनी अंधेरा क्यों है और मैं उसे देख क्यों नहीं पा रहा हूं? वो शख्स कहता है और अपने आप को संभालने लगता है। इधर आर्यन कब से कोशिश कर रहा था कि एहसास शांत रहे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। वहीं एलिना जी जो पानी लेने के लिए नीचे आई थी, वो पानी लेकर आर्यन के कमरे में जाती है। आर्य कहाँ गया? वो अपने कमरे में नहीं है, शायद यीशु के पास होगा। वो इतना बोलकर एहसास के कमरे की तरफ चल पड़ती है। जैसे जैसे उनके कदम उस तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे एहसास अपने खतरनाक रूप में आ रही थी और आर्यन उसे शांत करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। आखिर इस बार दीदू को हुआ है। वो तो जब पूरी तरह से 21 ईयर की होंगी तब उन्हें उनका पावर मिलेगा, लेकिन तब तक उन्हें इतना पेन क्यों हो रहा है? मैं क्या करूं? मैं उन्हें ऐसे पेन में नहीं देख सकता। आर्यन कुछ सोचने लगता है। अचानक ही उसे कुछ याद आता है। हाँ, ये सही है, मैं ऐसे कर सकता हूं। वो जल्दी से एहसास के कमरे में कुछ ढूंढने लगता है। इधर एलिना जी कदम लगातार एहसास के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। आर्यन भी अपनी कोशिशें कर रहा था। तभी कमरे का दरवाजा एक झटके में खुलता है और अंदर के नजरे से एक पल में सब कुछ सफेद कर देता है। उन्हें लौटना होगा। जैसे जैसे एलिना जी के कदम एहसास के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे आर्यन बेचैन होकर एहसास के कमरे में कुछ ढूंढ रहा था। अचानक से एक झटके में एहसास के कमरे का दरवाजा खुलता है और एलिना के चेहरे पर एक मुस्कान होती है। देखो तो दोनों कैसे शांति से सो रहे हैं। काफी बनती है दोनों की, भगवान इन्हें किसी की नजर न लगने दे। एलिना जी दरवाजे पर से ही देखते हुए कहती है और दरवाजा बंद करके वहां से चली जाती है। उनके जाते ही आर्यन जो बेड पर लेटा हुआ था, वो जल्दी से बाहर आता है और कमरे का दरवाजा लॉक करता है। थैंक गॉड कि मुझे मम्मा के आने के बारे में पता चल गया और मैंने दीदू को बेहोश करके बाथरूम में लॉक कर दिया। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस बार वो भाभूति दीदू पर काम क्यों नहीं कर रहा था और आज दीदू इतनी डेंजरस क्यों बनी हुई थी। बस ये रात किसी तरह से बीत जाए तो मैं दीदू से सुबह बात करूं। अभी और न जाने क्या क्या करना पड़ेगा मुझे, आर्यन खुद से कहता है और बाथरूम के दरवाजा खोलकर एहसास को घसीटते हुए बाहर लाने की कोशिश करता है। बड़ी मुश्किल से वो उसे बाथरूम से बाहर लाता है, लेकिन अब उसके अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो एहसास को बेड पर लिटा सके। वो खुद भी फ्लो पर ही लेट जाता है और थोड़ी ही देर में सो जाता है। उसके सोते ही एहसास की आंखें खुल जाती है। उसकी आंखें अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। वो उठकर खड़ी होती है और खुद से कहती है, जब तक मुझे वो शख्स नहीं मिल जाता जिसके खून से मेरे अंदर की दर्द खत्म हो सकती है, तब तक मुझे इस दर्द को सहना होगा। लेकिन इसमें मैं आर्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसका इस कमरे में रहना काफी खतरनाक हो सकता। मैं उसे बाहर ले भी नहीं जा सकती, लेकिन खुद तो बाहर जा सकती हूं ना। एहसास खुद को कंट्रोल करने की काफी कोशिश करती है और धीरे धीरे खुद को घसीटते हुए खिड़कियों के पास लेकर जाती है। वो खिड़कियों पर लगे काले पर्दे को हटाती है तो चांद की किरणें सीधे उसके ऊपर पड़ती है और उसका शरीर जलने लगता है। लेकिन एहसास उस दर्द को इग्नोर करते हुए बड़ी मुश्किल से खिड़कियों का दरवाजा खोलती है और एक झटके में वहां से उड़ जाती है। उसके पीठे की पीछे काले रंग की बड़ी सी पंख थी जो उसे उड़ने में मदद कर रही थी। एहसास उड़ते उड़ते काफी दूर तक चली गई थी, लेकिन वो जितनी दूर तक गई थी उतने में उसका पूरा शरीर एकदम गर्म लवे की भांति तप रहा था। इस वक्त अगर कोई उसके 10 मीटर की दूरी पर भी रहता तो उसे ये आसानी से महसूस हो सकती थी कि यहाँ आसपास गर्माग के लावा है। एहसास खुद को समेटते हुए सीधे एक घने जंगल की काली गुफा में जा रुकती है। वहां चारों तरफ से अंधेरा था और दूर दूर तक किसी रोशनी की बात नाम नहीं थी। वो अंदर जाकर एक जगह पर खड़ी होती है और जोर से चिल्लाते हुए अपना आकार बढ़ाने लगती है।
कुछ ही सेकंड में वो गुफा के ऊपरी दीवार के बराबर हो जाती है, लेकिन कुछ हो सेकंड में वो जमीन पर गिर जाती है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो एकदम हेल्पलेस हो जाती है। इस वक्त अगर कोई उसे देखता तो उसे दया आ जाती। वहीं उससे दूर एक जगह पर कई सारे लोग बैठे थे जो काफी डरावने थे। उनके कपड़े एकदम काले रंग के थे। अचानक ही वहां एक काला कपड़ा पहने हुए आदमी भागते हुए आता है और घुटनों के बल बैठते हुए कहता है, किंग, हमें प्रिंसेस की खबर मिली है। हमारे साथियों द्वारा उन्हें सफेद सांपों के घने जंगल में देखा गया है। उनकी हालत ठीक नहीं थी। क्या प्रिंसेस का पता चल गया है? तैयारी करो, हम उन्हें अभी लेकर आएंगे। ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति कहता है, तुम्हारा ये सपना हमेशा सपना बनकर हो रहा जाएगा किंग, क्योंकि किसी भी सूरत में वो तुम्हें नहीं अपनाएगी। एक बूढ़ा आदमी आते हुए कहता है, पिताजी, आप ऐसे नहीं कह सकते। हमारी बेटी है, वो भूलिए मत कि सालों पहले उन्होंने इस महल को छोड़ दिया था। लेकिन क्यों ये बात हमें आज तक पता नहीं चली। लेकिन इस बार हम उनसे ये जानकर रहेंगे कि उन्होंने क्यों हमें छोड़ा। आप जानते हैं कि हजारों सालों से हमारे लोग सभी उनकी प्रतीक्षा में है, क्योंकि एक वही है जो हमारी रक्षा कर सकती है। उन्हें वापस आना ही होगा, किंग कहते हैं। और आप ये भूलिए मत कि आपने उनके साथ क्या किया है। आपके किस बात से नाराज होकर वो इस जगह को छोड़कर गई थी। भूलिए मत कि आपने उनसे उनका बेशकीमती खजाना छीन लिया था। ये मत भूलिए कि आपके एक गलत फैसले में उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। उनसे उनकी माँ छीन गई, उनसे उनका भाई छिन गया, उनसे उनका प्यार छिन गया। सब कुछ आपके एक गलत फैसले के कारण हुआ है, और तब भी आपको लगता है कि वजह कोई और ही है। मेरी मानिए तो भूल से भी उनके सामने जाने की कोशिश मत करिएगा, वरना इस बार आपका सर्वनाश उनके हाथों ही हो जाएगी। ये सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि इस पूरे कायनात की चेतावनी है। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी वहां से गायब हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझसे दूर नहीं जा सकती है। वो हमेशा मेरे साथ रहेंगी। उन्हें वापस आना ही होगा, उसके लिए हमें जो करना पड़े हम करेंगे, किंग कहते हैं। दूसरी तरफ वो सफेद सांप अपने सांप के रूप में उस घने जंगल में घूम रहा था। शायद कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिल रहा था। पूरी रात ताला करने के बाद जब उसे कुछ नहीं मिलता है तो वो वापस आ जाता है। वहीं एहसास को जैसे ही महसूस होता है कि सुबह होने वाली है, वो उस गुफा से बाहर निकलती है और फिर से आसमान में उड़ने लगती है। अब भी उसके ऊपर चांद की छाया पड़ रही थी और उसका पूरा शरीर जल रहा था। लेकिन वो दर्द को सहते हुए सीधे राठौर मैंशन जाती है और खिड़कियों से अंदर चली जाती है। वो सब कुछ पहले जैसे करने लगती है, लेकिन हाथों से नहीं बल्कि अपने पावर के इस्तेमाल करके। पिछले जीवन में मैंने अपनी शक्तियों को इग्नोर कर दिया था, लेकिन इस बार नहीं। अच्छा हुआ कि मैंने अपने 18th बर्थडे पर अपने पावर को एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं इसके हेल्प से सब कुछ शॉर्ट आउट करूंगी। अब मैं देखती हूँ कि कौन टिकता है मेरे सामने। जिसने मुझे दर्द दिया है, अब सबका हिसाब होगा। शुरू होगा आज से, और मेरा सबसे पहला टारगेट है ये उर्वशी, जिसके कारण मेरे भाई ने सुसाइड किया था। एहसास को बुखार आना। सुबह के वक्त जब आर्यन की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को बेड पर पाता है। उसके ठीक बगल में एहसास भी सो रही थी। उसका पूरा चेहरा पीली पड़ गई थी। आर्यन जब उसे टच करता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसने अपने हाथ को गर्म गर्म तवे पर रख दिया हो। ओह माय गॉड, दीदू को तो बहुत तेज बुखार है। क्या करूं मैं? मम्मा से बात करूं? नहीं, उनसे क्या कहूंगा? आर्यन अपने आप से कहता है। इतने में एलिना जी एहसास के लिए ग्रीन टी लेकर आ जाती हैं। आर्यन जाग गए, आप जाइए, जल्दी से फ्रेश हो जाइए, तब तक हम यीशु को जगा देते हैं, एलिना कहती है। नहीं मम्मा, आप दीदू को नहीं छू सकती है, आर्यन झट से कहता है। क्यों, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? एलिना जी हैरानी से पूछती है। वो मम्मा। आर्यन रोने लगता है। आर्य, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? एलिना जी परेशान होते हुए पूछती है। मम्मा, दीदू को बहुत तेज बुखार है, आर्यन रोते हुए कहता है। एलिना जी तुरंत एहसास के सिर पर हाथ रखती हैं और एक झटके में हटा लेती है। ओ गॉड, यीशु को तो बहुत तेज बुखार है। वो जोर जोर से आवाज देने लगती है। अर्जुन जी, बड़े भैया, पापा जी। उनकी आवाज नीचे हॉल में बैठे सभी के कानों में पड़ती है। ये तो एलिना जी आवाज है। सभी भागते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं। अर्जुन जी एलिना जी को गले लगाते हुए कहते हैं, एली आप ठीक है? आप ऐसे चिल्ला क्यों रही थे? अर्जुन, यीशु। एलिना जी के आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। एलिना, क्या हुआ यीशु को? अमरेंद्र दादू पूछते हैं। डेड यीशु का शरीर बहुत तेज जल रहा है।
ऐसा लग रहा जैसे कि यीशु को बॉडी बॉडी ना होकर कोई जलती हुई आग की लावा है। एलिना जी कहती है। उनकी बातें सुनकर अर्जुन जी जैसे ही एहसास को टच करते हैं, उनका हाथ एकदम लाल हो जाता है। इतिश जल्दी से डॉक्टर को फोन करो, अर्जुन जी परेशान होते हुए कहते हैं। नहीं, आर्यन एक झटके में बोल पड़ता है। सबकी नजरें आर्यन के ऊपर टिक जाती है। वो मॉम डैड, नानी ने बताया था कि दीदू के ऊपर दवाइयों का कोई असर नहीं होता है। उनके लिए आपको चंदन का लेप बनाना पड़ेगा और फिर उसे दीदू के पूरे बॉडी में लगाना पड़ेगा। आप ये देखो, इसमें सब लिखा हुआ है। दीदू को कब कब क्या करना है, आर्यन कहता है और उन्हें एक डायरी देता है। एलिना जी जल्दी जल्दी डायरी पढ़ने लगती है। हाँ, ये सही है, मैं जल्दी से सबको चंदन का लेप बनाने को कहती हूँ, एलिना जी कहती है। तब तक आप इससे ठंडे पानी की पट्टी करते रहिए, एलिना जी कहती है। हाँ, अर्जुन जी अपना सिर हिलाते हैं। एक मेड जल्दी से बर्फ वाला पानी लेकर आती है और अर्जुन जी को दे देती है। अर्जुन जी जल्दी से एहसास को पट्टी करने लगते हैं। लगभग 1 घंटे तक काफी मेहनत के बाद एलिना जी काफी सारी चंदन के लेप बना लेती हैं। अर्जुन जी, लेप तैयार है, मैं जल्दी से यीशु को लेप लगा देती हूँ, एलिना जी कहती हैं। राधा जी सबको लेकर बाहर चली जाती हैं। कमरे को अंदर से बंद करके एलिना जी सबसे पहले एहसास के नाइट वियर को खोलती है। अब एहसास उनके सामने सिर्फ इनर वियर में थी। एलिना जी जल्दी जल्दी उसे चंदन के लेप लगाने लगती है। आधे घंटे में वो एहसास के पूरे बॉडी में लेप लगा देती है। चंदन लगाने से एहसास के शरीर से एक इनविजिबल धुआं बाहर निकल रही थी। धीरे धीरे कमरे का माहौल एकदम से गर्म होने लगती है। एलिना जी आग का टेम्परेचर सेट करती हैं। इधर हॉल में सभी लोग परेशान बैठे थे। आखिर अचानक से यीशु को हो क्या गया? उसकी पूरी बॉडी अचानक से इतना गर्म कैसे हो गई? अगर उसे फीवर भी है तो एकदम से इतना कैसे हो गया? अमरेंद्र जी अर्जुन जी को घूरने लगते हैं। डैड, मुझे मत देखिए, मैंने उससे कुछ नहीं कहा, अर्जुन जी कहते हैं। अर्जुन, माना कि आपने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आपका बिहेवियर उसे हट कर रहा है। वो किसी से कहती नहीं, लेकिन उसे तकलीफ होती है जब कोई बाहर वाला आपको डैड कहता है, आपके ऊपर अपना अधिकार जमाता है। बचपन से वो गांव में रही है, बचपन से उसे बुली किया गया है, वो सब उसने बर्दाश्त किया। ये सब उसके लिए एक ट्रॉमा बन गया है, अमरेंद्र दादू कहते हैं। लेकिन क्या करे डैड, मैं भी मजबूर हूं। अगर उर्वशी के डैड ने मेरी जान नहीं बचाई होती तो मैं ये कभी नहीं करता। लेकिन अब से मैं आपसे वादा करता हूं, आज के बाद से मैं कभी भी यीशु को हट नहीं करूंगा, सच्ची। अर्जुन जी कहते हैं। ठीक है, ये आखिरी बार है जब हम आपको माफ कर रहे हैं, अमरेंद्र दादू कहते हैं। अर्जुन जी एक गहरी सांस लेते हैं। दूसरी तरफ अब तक एहसास के सभी दोस्तों से लेकर पार्थिक तक को पता चल गया था कि एहसास की तबीयत ठीक नहीं है। सभी जिस हालत में थे वैसे भी भागकर राठौर मेंशन पहुंच गए थे। इन्नू फील किधर है? पार्थिक हड़बड़ाते हुए कहता है। उसकी हालत तो एकदम खराब थी, उसके कपड़े भी एकदम खराब थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पैदल ही भागकर यहाँ आ गया हो। उसके ऐसे पूछने से सबकी नजरें उसके तरफ टिक जाती है। बेचारी इनायत शौक में ऊपर की तरफ इशारा करती है। पार्थिक भागते हुए सीधे ऊपर की तरफ चला जाता है। इसी चक्कर में उसे न जाने कितने बार चोट भी लग जाती है। सभी उसे बस बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहे थे। ये पार्थिक को क्या हुआ है? ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है जैसे कि यीशु इसके लिए बहुत ज्यादा मैटर करती हो? केशव जी कहते हैं। कोई कुछ नहीं बोलता है। पार्थिक सीढ़ियों से होते हुए सीधे 4th फ्लोर पर चला जाता है। फील, नहीं, इस बार मैं तुम्हें नहीं खो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें पाने के लिए मुझे कुछ भी करना, मैं इस बार तुम्हें नहीं खो सकता। वो जल्दी से एहसास के कमरे के पास पहुंच जाता है और दरवाजा नॉक करने लगता है। एलिना जी अंदर से ही बोलती है। अर्जुन जी, यीशु का बुखार अभी उतरा नहीं है, आप परेशान मत होइए, थोड़ी देर बाद मैं उसे दोबारा लेप करके बाहर आती हूँ। एलिना जी की आवाज सुनकर पार्थिक थोड़ा सा शांत होता है और वहीं दरवाजे से लगकर बैठ जाता है। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे, पैरों से खून की धारा निकल रही थी। पर्व उसके पास आता है और उसे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जाता। आखिरी में पर्व उसे बेहोश कर देता है और सीधे गेस्ट रूम में ले जाकर उसे पट्टी करता है। पर्व जब नीचे आता है तो अब सबकी नजरें उसके ऊपर टिकी हुई थी। पर्व, ये सब क्या है? पार्थ यीशु को कब से जानता है और वो उसे फील क्यों कह रहा है? इनायत पूछती है। सबकी नजरें पर्व के ऊपर ही टिकी हुई थी, क्योंकि उसकी फील बिल्कुल यीशु के जैसे ही दिखती थी। पर्व कहता है, व्हाट? सबके मुंह से एक साथ निकल जाता है। आज के लिए इतना ही क्या? अब सच आ जाएगा सामने?
क्या पर्व सबको बताएगा एहसास और पार्थिक के बारे में? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ, बाकी जल्दी मिलते हैं। प्लीज लाइक कमेंट करते रहे। बाय, थैंक यू।